नमस्कार दोस्तों। अभी जो सेक्शन है बचे हुए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 3, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। ये जो एक्ट होगा इसके जो प्रोविज़न होंगे वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेंगे किसी भी एक्ट या किसी भी अदर एक्ट से जो इनकंसिस्टेंट है इस एक्ट के। तो ये आपका सेक्शन 3 हो गया। उसके बाद चैप्टर 2 आपका आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। चैप्टर 2 है, उसमें लगभग 4 से लेके सेक्शन आपके 18 तक जो हैं इसमें चैप्टर 2 में है। तो चैप्टर 2 का हम सेक्शन 4 डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 2 का जो सेक्शन 4 है वो है आपका मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन्स। तो ये है आपका सेक्शन 4। तो ये आपका क्या कहता है, अ सीनियर सिटीजन including parent who is unable to maintain himself from his own earning or property owned by him shall be entitled to make an application under section 5। तो कोई भी सीनियर सिटीजन, इसमें पेरेंट भी इंक्लूडेड हैं, हु इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, जो खुद को मेंटेन करने के लिए अनेबल हैं, अयोग्य हैं खुद की अर्निंग से या खुद की प्रॉपर्टी से, तो वो इंटाइटल्ड है एप्लीकेशन बनाने के लिए, यानी कि एप्लीकेशन फाइल करने के लिए सेक्शन 5 में। तो कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है? सबसे पहले पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट, जो पिताजी हैं या तो जो दादाजी हैं वो जो है एप्लीकेशन बना सकते हैं। किसके खिलाफ़ बनाएंगे वो एप्लीकेशन? तो वन अगेंस्ट वन और मोर ऑफ हिज चिल्ड्रन, या तो आपके एक बच्चे के या एक से अधिक बच्चे के, नॉट बीइंग अ माइनर, यानी कि जो माइनर ना हो। उसके बाद सेकंड है आपका अ चाइल्ड लेट्स सीनियर सिटीजन। मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, उसके बच्चे नहीं हैं, तो वो किसके अगेंस्ट करेंगे? जो रिलेटिव आपके जो दे रखे हैं डेफिनेशन 2G में। और रिलेटिव 2G की डेफिनेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। रिलेटिव में आपका वो लीगल लायर आते हैं जो कि मेजर हैं और जिनके पोजीशन में प्रॉपर्टी है और जो कि क्या कहते हैं, इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी को आफ्टर द सीनियर सिटीजन्स डेथ। ठीक, तो वो आपके रिलेटिव में आपके आ जाते हैं। उसके बाद आपका जो है इसमें जो सेक्शन 4 का जो क्लॉज 2 है वो क्या कहता है वो आप देखिए। सेक्शन 2 का जो 4 क्लॉज है वो 2 क्लॉज है, वो कहता है द ऑब्लिगेशन ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव एज द केस में बी टू मेंटेन अ सीनियर सिटीजन एक्सटेंड टू द नीड ऑफ सच सिटीजन सो दैट सीनियर सिटीजन में लीड अ नॉर्मल लाइफ। तो जो चिल्ड्रन होंगे या जो आपके रिलेटिव होंगे सीनियर सिटीजन के, तो उनको जो है उस हद तक उनको मेंटेन करना है कि सीनियर सिटीजन अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड कर सकें। और सेक्शन 4 का क्लॉज 3 भी बिल्कुल सेम है, यानी कि पेरेंट के केस में भी चिल्ड्रन को उस हद तक मेंटेन करना है, या तो वो फादर भी हो सकते हैं या अकेली माँ भी हो सकती हैं या दोनों हो सकते हैं। तो उनको किस हद तक मेंटेन करना है कि वो नॉर्मल लाइफ को लीड कर सकें। उसके बाद सेक्शन 4 का क्लॉज 4 कहता है कि एनी पर्सन बीइंग अ रिलेटिव ऑफ सीनियर सिटीजन हैविंग सफिशिएंट मीन, यानी कि जो कोई पर्सन जो कि रिलेटिव है सीनियर सिटीजन का और जो है सफिशिएंट मीन रखता है, तो उसकी ड्यूटी हो जाएगी, यानी कि ही शैल मेंटेन सच सीनियर सिटीजन प्रोवाइडेड, यानी कि वो उसकी ड्यूटी है कि वो सीनियर सिटीजन को मेंटेन करेगा। प्रोवाइडेड आपका प्रोवाइडेड क्या है? ही इज़ इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन और ही वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ सच सीनियर सिटीजन। सो जो सेक्शन 2G में दे रखा है वही इसमें प्रोवाइडेड है कि या तो वो प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा हो या वुड इनहेरिट करे उस सीनियर सिटीजन की डेथ के बाद उस प्रॉपर्टी को। तो ये जो है सेक्शन 4 का क्लॉज 4 हो गया। इसका जो अदर प्रोविज़ो है वो कहता है जहाँ हमने मोर देन वन रिलेटिव को हमने जो है वो इंटाइटल्ड हैं प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए, तो वो मेंटेनेंस उस प्रोपोर्शन में आपका डिवाइड होगा जिस प्रोपोर्शन में वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे।
तो ये आपका सेक्शन 4 का क्लॉज 4 हो गया। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस सेक्शन 5, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो सेक्शन 5 का क्लॉज 1 क्या कहता है आपका? सेक्शन 5 का क्लॉज 1 आपका कहता है कि एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 4 मे बी मेड। जो एप्लीकेशन है मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 4 में, वो बनाई जा सकती है, जो फाइल की जा सकती है बाय अ सीनियर सिटीजन और अ पेरेंट। किसके द्वारा? या तो सीनियर सिटीजन या पेरेंट के द्वारा, यानी माता पिता के द्वारा। एज द केस मे बी, जैसा भी केस में हो। या फिर इफ़ ही इज़ इनकेपेबल, या अगर वो योग्य नहीं है, इनकेपेबल है, तब कोई दूसरा बंदा या ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन जो उनके द्वारा ऑथराइज्ड हो। ठीक है। और नंबर 3 जो है इसमें 1 का सी क्या कहता है? ये कहता है कि द ट्रिब्यूनल मे टेक कॉग्निजेंस सू मोटो। तो जो ट्रिब्यूनल है, जो अधिकरण है, वो भी जो है सू मोटो कॉग्निजेंस, यानी कि अपने विवेक पे कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि केस ऐसा है तो वो सू मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पज के लिए ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एनी वॉलेंट्री एसोसिएशन, कोई भी वॉलेंट्री एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, जो कि रजिस्टर्ड हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, और एनी अदर लॉ, या किसी अन्य लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक, तो ये आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन बता दिया इसमें। तो आपका 5 क्लॉज 1 आपका कंप्लीट। फिर उसके बाद 5 क्लॉज 2 आता है कि द ट्रिब्यूनल में, जो जो ट्रिब्यूनल है वो क्या करेगा? मे कर सकता है, मतलब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है, अगर कोई मंथली अलाउंस की प्रोसीडिंग है, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल जो है वो क्या कर सकता है कि जो चिल्ड्रन हैं या जो रिलेटिव हैं, ठीक है, तो मे ऑर्डर सच चिल्ड्रन और रिलेटिव टू मेक अ मंथली अलाउंस, कि वो जो है मंथली अलाउंस जो है दें फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस, यानी कि अग्रिम मेंटेनेंस की। ठीक है, ऑफ सच सीनियर सिटीजन, वो सीनियर सिटीजन या पेरेंट को। ठीक है, एंड टू पे द सेम टू सच सीनियर सिटीजन, और वो पे करें इस सीनियर सिटीजन या पेरेंट को। ठीक है, एज द ट्रिब्यूनल में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट, जैसा कि ट्रिब्यूनल टाइम टू टाइम उन्हें डायरेक्ट करे। ठीक, तो इसमें जो है मंथली अलाउंस पेमेंट की बात की गई है, ये ट्रिब्यूनल की, जो ट्रिब्यूनल द्वारा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है सेक्शन 5 क्लॉज 3 का। सेक्शन 5 क्लॉज 3 का जो तीसरा क्लॉज है वो क्या कहता है? ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन की रिसीप्ट, मतलब हमें एप्लीकेशन मिल गई है सब सेक्शन 1 में मेंटेनेंस के लिए, तो उसमें क्या किया जाएगा? आफ्टर गिविंग नोटिस टू द एप्लीकेशन, ठीक, नोटिस दिया जाएगा उस एप्लीकेशन पे। किस किस को नोटिस दिया जाएगा? देखिए इसमें चिल्ड्रन और रिलेटिव हैं पार्टी, तो उनको ही दिया जाएगा, तो टू द चिल्ड्रन और रिलेटिव। और आफ्टर गिविंग द पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, होल्ड एन इंक्वायरी फॉर डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। इसका मतलब ये है, जब आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा 5 क्लॉज 1 में, तब हम क्या करेंगे? नोटिस देंगे चिल्ड्रन को और रिलेटिव को, फिर उनको अपॉर्चुनिटी देंगे बीइंग हर्ड, यानी नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल इसमें फॉलो होगा, ऑडियल्ट्रम पार्टम का। उसके बाद हम एक इंक्वायरी होल्ड करेंगे, जो इंक्वायरी का पर्पज़ होगा कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को हम डिटरमिन करें कि कितनी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस दी जाए। उसके बाद सेक्शन 5 क्लॉज 4 हो आगे आपका। सेक्शन 5 क्लॉज 4 कहता है कि एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 2 फॉर द मंथली अलाउंस for the maintenance and expenses for proceeding shall be disposed of within 90 days from the date of service of notice of the application to such person। इसका मतलब ये है कि जो 5 क्लॉज 2 में मंथली अलाउंस के लिए जो एप्लीकेशन फाइल की गई है, वो मेंटेनेंस, जो कि मेंटेनेंस और एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग के लिए है, तो वो सिर्फ 90 दिन में डिस्पोज ऑफ कर दी जाए। अब 90 दिन किस डेट से इंक्लूड होंगे? तो डेट क्या है आपकी? सर्विस ऑफ नोटिस टू द एप्लीकेशन टू सच पर्सन्स, मतलब जो नोटिस हमने भेजा है उस डेट के 90 दिन के अंदर।
उसके 90 दिन तक। तो अब इसमें ये भी है प्रोविज़ो कि ट्रिब्यूनल चाहे तो द ट्रिब्यूनल मे एक्सटेंड द सेड पीरियड वंस, मतलब एक बार में 1 महीने यानी कि लगभग 30 डेज़ के लिए वो जो है उस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब वो जनरली एक्सटेंड नहीं करेंगे, वो एक्सटेंड करेंगे इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस और विद रिकॉर्डेड रीजन्स के साथ। ठीक, तो ये आपका सेक्शन 5 क्लॉज 4 हो गया। उसके बाद सेक्शन 5 क्लॉज 5 क्या कहता है कि जो एप्लीकेशन हमने मेंटेनेंस का सेक्शन 5 क्लॉज 1 में जो फाइल किया है वो एक या एक से अधिक पर्सन्स के खिलाफ भी हम जो है फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो सच चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं या जो रिलेटिव हैं, वो हम कब कर सकते हैं, जब वो लायबल हों, यानी कि वो इम्प्लीड करने के लिए लायबल हों अदर पर्सन्स के लिए। अगर वो लायबल नहीं है तब हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो लायबल हैं वो चिल्ड्रन और रिलेटिव, तब हम उन्हें जो है इम्प्लीड करा सकते हैं ऐसे सच पर्सन्स को, अदर पर्सन्स को उस एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस में। ठीक है, इम्प्लीड कराना होता है कि पार्टी को ज्वाइन कराना। ठीक, तो ये आपका हो गया आपका सेक्शन 5 क्लॉज 5। उसके बाद सेक्शन 5 क्लॉज 6 आप देख लीजिए। वेयर द मेंटेनेंस ऑर्डर वॉज मेड अगेंस्ट मोर देन वन पर्सन, द डेथ ऑफ वन ऑफ देम डज नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ अदर टू कंटिन्यू पेइंग मेंटेनेंस। अगर मान लीजिए मेंटेनेंस ऑर्डर एक से अधिक पर्सन्स के खिलाफ बनाया जाता है, तब किसी एक की डेथ किसी दूसरे को लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगी और वो जो है मेंटेनेंस पे करेंगे। उसके बाद सातवां जो है आपका क्या कहता है, सातवां कहता है एनी सच अलाउंस, जो भी अलाउंस हमारा जो किसी भी प्रकार का अलाउंस है फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग। तो जो मेंटेनेंस और प्रोसीडिंग के लिए जो हमारा किसी भी प्रकार का अलाउंस है, शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। किस डेट से पेबल होगा, डेट ऑफ ऑर्डर से पेबल होगा। और इफ़ सो ऑर्डर, और और अगर ऑर्डर कर दिया गया है तो फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में भी। अगर ऑर्डर में फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस दे रखा है और क्या कहते हैं आपका एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग वाला एप्लीकेशन की डेट से दे रखा है तो उस डेट से। उसके बाद आपका सेक्शन 5 क्लॉज 8। सेक्शन 5 क्लॉज 8 आपका कहता है इफ़ चिल्ड्रन और रिलेटिव सो ऑर्डर्ड फेल। जो चिल्ड्रन और रिलेटिव जिनको हमने ऑर्डर किया है अलाउंस पे करने के लिए, अगर वो फेल हो जाते हैं विदाउट सफिशेंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, बिना किसी सफिशेंट रीज़न के उस ऑर्डर से कंप्लाई करने, मतलब उस ऑर्डर को मानने से, एनी सच ट्रिब्यूनल, किसी भी प्रकार का जो ट्रिब्यूनल है वो क्या कर सकता है, मे फॉर एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर, हर एक ब्रीच, ऑर्डर की हर एक ब्रीच पर क्या कर सकता है, इशू अ वारंट, एक वारंट इशू कर सकता है। अब वारंट किस रेफरेंस में होगा, फॉर लेवाइंग द अमाउंट, मतलब अमाउंट को लेवाई करने के लिए, ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडिंग फॉर लेवाइंग फाइन्स, जैसे कि हमने फाइन लेवाई करना हो उस हिसाब से, उसी प्रकार से। एंड मे सेंटेंस सच पर्सन, और ऐसे बंदे को हम जो है सेंटेंस भी कर सकते हैं फॉर द होल, या तो पूरे अमाउंट के लिए, और एनी पार्ट ऑफ सच मंथली अलाउंस, या फिर उस मंथली अलाउंस के कुछ पार्ट के लिए जो कि मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब एंड जो कि क्या कहते हैं रिमेनिंग अनपेड है, मतलब जिसको हमने पे नहीं किया है अब आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। यानी कि इसका सिंपली मीन यह है पूरे सेक्शन का 5 क्लॉज 8 का ये है कि अगर कोई चिल्ड्रन और रिलेटिव जिनके खिलाफ हमने ऑर्डर बनाया है, अगर वो किसी भी सफिशेंट कॉज के बिना, ठीक है, वो उस ऑर्डर से कॉम्प्लाई नहीं करते हैं, तो ट्रिब्यूनल चाहे तो उस ऑर्डर के हर एक बीच के लिए एक वारंट इशू करेगा कि भैया आप इतनी अमाउंट जो है पे करें फ़ाइन की तरह। ठीक है, अगर वो फ़ाइन की तरह उस अमाउंट को पे नहीं करते हैं और वो अनपेड रिमेन रहता है, तब उनको सेंटेंस भी प्रोवाइड करा सकते हैं फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ अलाउंस। ठीक है, और
अब ये मंथ अलाउंस दी किस चीज़ के लिए दी गई है, तो मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग के लिए दी गई है। अच्छा, कितनी हम सेंटेंस दे सकते हैं, तो ये सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, या तो जो 1 मंथ तक, या अंटिल पेमेंट, या पेमेंट जब तक नहीं की गई हो, इफ़ सूनर मेड विच एवर इज़ अर्लियर, अगर जल्दी की कर दी गई है तो जो भी सबसे जल्दी है वो चीज़ आपकी फॉलो हो जाएगी। उसके बाद प्रोवाइडेड, क्या प्रोविजो है, that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section, कोई भी वारंट इशू नहीं किया जाएगा फॉर द रिकवरी ऑफ अन अमाउंट अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एप्लीकेशन बी मेड टू ट्रिब्यूनल टू लेवाई सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू। यानी कि कोई भी वारंट तब तक इशू नहीं किया जाएगा जब तक कि ट्रिब्यूनल को, जब से अमाउंट ड्यू हुआ है उसके 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन नहीं मेड आउट किया गया है। तो ये आपका सेक्शन 5 आपका कंप्लीट हो गया। सो धन्यवाद।